जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम अमूल रत्न तिवारी है और एक बार फिर मैं आज आप लोग के सामने अपने लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ, पॉलिटी लेक्चर 2। सबसे पहले अपने लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। 2024 एक नया साल, एक नए दिन की शुरुआत है। तो इस शुरुआत के साथ मैं अपने लेक्चर को लेकर आया हूँ। टॉपिक आज का बहुत ही प्यारा है। लेक्चर 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है पॉलिटी का मेरा, वो जाके पहले वो लेक्चर 1 देख ले, तभी उनको आगे का ये लेक्चर 2 समझ में आएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे सामने 3 फिगर है, ठीक है। एक है सोक्रेट्स का, एक है प्लूटो का और एक है अरिस्टोटल का। तो जैसे हमारा आज का टॉपिक है आखिर कौन है राजनीति शास्त्र का जनक, ठीक है। राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पॉलिटी? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को से लेके एमए या ऐसा कुछ कोर्स किया है उनको ज़रूर नॉलेज होगा, लेकिन जिनको ये नहीं आइडिया है, जिनको ये नॉलेज नहीं है, तो आज ये लेक्चर, आज ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए। तो कहानी शुरू करते हैं पॉलिटी लेक्चर 1 से आगे पॉलिटी लेक्चर 2 में। तो कहानी शुरू ये होती है कि आपको पता है कि जो ग्रीक कंट्री है, ग्रीक, आज आप उसको इजिप्ट के तौर पे जानते हो, तो ग्रीक एक बहुत ही महान कंट्री रही है। वहाँ पे एक से एक अच्छे फिलोसफर्स जो हैं वो जन्म हुआ है और उन्होंने देश के लिए, इस विश्व के लिए अपनी अलग अलग राय रखी है। उसी में एक राय है राजनीति शास्त्र की राय। जैसे कि आप मेरे सामने एक फिगर देख रहे हो सुकरात साहब का। जनरली ये अनएजुकेटेड व्यक्ति थे। अगर इस फिलोसफर के बारे में बात की जाए तो ये अनएजुकेटेड थे। 6वीं शताब्दी के आसपास की बात है कि इनको एक प्रेम हो गया। और वहाँ पे क्या था कि उस समय ग्रीक कंट्रियों में लोग राजा को ही सब कुछ मानते थे। राजा ही सारे लोगों के लिए भगवान होता था। राजा को लोग भगवान के भेजे हुए बेटे के तौर पे, दूत के तौर पे देखते थे। तो सुकरात साहब को जब प्रेम हो गया तो राजा ने क्या किया, सुकरात साहब पे बहुत ही कठोर पनिशमेंट रखा और इनको बहुत ही पीटा। मतलब खुद नहीं पीटा, अपने सैनिकों के द्वारा इन पे अत्याचार कराया। जब सुकरात साहब जेल से बाहर आए, उनको रिलीज़ किया गया, तो सुकरात साहब ने लोगों को सामने, जनता के सामने एक सवाल रखा। सवाल उनका बहुत कॉमन सा था कि आखिर मेरी गलती क्या है जिसकी वजह से राजा ने मुझे इतना दंडित किया है। सॉरी, आखिर मेरी गलती क्या है कि राजा ने मुझे दंडित किया है? क्या प्रेम करना कोई गुनाह है? तो अगर ये गुनाह है तो मुझे सजा दी जाए। लेकिन सुकरात की बात कोई समझ नहीं रहा था। सब लोग कह रहे थे कि भाई आप राजा के अगेंस्ट गए हो, राजा ने जो बात कह दी वो भगवान ने मान लो बात कह दी। सुकरात ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई भगवान हम सबको बना के एक समान इस धरती पे भेजे हैं। हम सब यहाँ पे इक्वल हैं, कोई यहाँ पे अनइक्वल नहीं है। सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं, सब भगवान के भेजे हुए बेटे हैं। बस यहाँ आके हम डिवाइड हो चुके हैं। कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई प्रजा है, बाकी सब इक्वल हैं। लेकिन कोई भी सुकरात की बात सुनने को तैयार नहीं था। सुकरात की बात बिल्कुल कोई मान नहीं रहा था। इन्हीं भीड़ में एक व्यक्ति था, एक लड़का था जिसका नाम था प्लूटो। जी हाँ, ये है प्लूटो साहब की फोटो। प्लूटो साहब सुकरात साहब की बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे और उनको पूरा आइडिया पता चल रहा था धीरे धीरे कि सुकरात साहब कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने सुकरात साहब से मीटिंग की। सुकरात साहब से बोला कि सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपकी बातों को मैं एक पुस्तक में कन्वर्ट करूं, एक पुस्तक में लिखूं। तो सुकरात ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द रिपब्लिक के राइटर कौन है? ठीक है, द रिपब्लिक, ये जो बुक आप देख रहे हो द रिपब्लिक, इस द रिपब्लिक बुक को लिखा है प्लूटो साहब ने। जनरली इस द रिपब्लिक बुक में जनरली बात क्या है, तो सुकरात और प्लूटो का कन्वर्सेशन ही इस द रिपब्लिक बुक में है। ये पहली राजनीति की वो बुक थी जिसको लिखा है प्लूटो साहब ने, यानी कि राजनीति की बातें इस द रिपब्लिक बुक में लिखी है। जब ये बुक कंप्लीट होती है, इसको लिख के तैयार किया जाता है, तो प्लूटो साहब ने सुकरात साहब के सामने एक बात रखी कि इस किताब को हम क्यों नहीं लोगों को समझाएं, लोगों को पढ़ाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक संस्था स्टार्ट करना होगा, एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना होगा, एक स्कूल ओपन करना होगा। और उस इंस्टीट्यूशन का इन्होंने नाम रखा द एकेडमी। क्या नाम रखा? द एकेडमी। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो संस्था है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहली वो संस्था है
द एकेडमी को पहली संस्था के तौर पे भी, विश्व की पहली संस्था के तौर पे भी देखा जाता है। द एकेडमी उस समय ग्रीक की राजधानी एथेंस, जो आज भी है, ठीक है, एथेंस में ठीक है, ग्रीक की राजधानी एथेंस में इस संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है द एकेडमी, और इसमें लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है रिपब्लिक के बारे में, जो सुकरात और प्लूटो के बीच में ये कन्वर्सेशन था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है द रिपब्लिक बुक जनरली है क्या, तो प्लूटो के द्वारा लिखित ये बुक है और इसमें सुकरात और प्लूटो का कन्वर्सेशन है राजनीति के बारे में। इस संस्था में बहुत से बच्चों ने एडमिशन लिया, बहुत से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। इसी इन ग्रुप में, इन बच्चों की भीड़ में एक बच्चा निकलता है जिसका नाम होता है अरस्तु एरिस्टोटल। अरस्तु के नाम पे उस बच्चे को जाना जाता है। ये अरस्तु साहब का फोटो है। ये सब ग्रीक के ये फिलोसफर हैं। तो अरस्तु ने क्या किया कि इस एकेडमी के कार्य को आगे संभाला, आगे बढ़ाया, और इन्होंने एक टर्म क्वाइन किया इस द रिपब्लिक को, इस पूरी संरचना को, उसका नाम दिया इन्होंने द पॉलिटी। यानी कि पॉलिटी को पहली बार क्वाइन करने वाले, पॉलिटी शब्द को पहली बार बोलने वाले, पहली पॉलिटी शब्द की रचना करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो वो थे आपके अरस्तु साहब, एरिस्टोटल साहब। इसीलिए अरस्तु जी को हम लोग फादर ऑफ पॉलिटी के तौर पे जानते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तौर पे हम लोग जानते हैं। यानी राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? राजनीति शास्त्र के पिता हैं आपके अरस्तु। तो एक बार इसको ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा सोक्रेट्स यानी कि सुकरात साहब को। सुकरात साहब की कहानी देखी। सुकरात साहब के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लूटो। सुकरात साहब के शिष्य का क्या नाम था? प्लूटो। अब प्लूटो साहब के शिष्य का क्या नाम था? प्लूटो साहब के शिष्य का नाम था एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु के शिष्य का ही नाम था सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट। ठीक है, आप सिकंदर के बारे में नाम सुना है आपने, सिकंदर का, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर द महान एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। तो सोक्रेट साहब का कहना क्या था? लव इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। लव इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सुकरात साहब का कहना था कि लव इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। प्लूटो साहब का कहना था किंग शुड बी फिलोसफर, राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजा को एक चीज आनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई। और एरिस्टोटल साहब का कहना था किंग शुड बी टू नो हाउ टू डू पॉलिटी, राजा को राजनीति शास्त्र, राजा को राजनीति आनी चाहिए। और सिकंदर का कहना था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हो, अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है या यूपीएससी की, आप देख सकते हो कि उसकी भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, या किसी भी स्टेट की तैयारी आप कर रहे हो जिसमें पॉलिटी की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगी पॉलिटी से रिलेटेड, और भी टॉपिक मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कहानी क्या थी हमने समझा। अब एक बार ये तो थोड़ी सी कहानी में कुछ बाहर आपको लेके गया ग्रीक कंट्री में समझाने के लिए कि कौन हमारे राजनीति शास्त्र के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। अब एक बार फिर हम अपने एक्चुअल लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि हमारी जहाँ पे टॉपिक खत्म हुई थी, तो शुरुआत क्या हो रही है कि जब यूरोपियंस हमारे देश में, यूरोपियन का आना शुरू हुए, ठीक है, यूरोपियन कंट्रियाँ जो है हमारे देश में आना शुरू हुई। ये यूरोपियन कंट्रियाँ हमारे देश में क्यों आ रही थी? इनको था बिजनेस करना, क्योंकि इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, मिलिट्रेंट इस्टेब्लिश हो चुका था। इन यूरोपियन कंट्रियों में काफ़ी जद्दोजहद होड़ लगी हुई थी। तो ये यूरोपियन कंट्रियाँ एक से एक दूसरी कंट्रियों की तरफ, खासकर अफ्रीकन और एशियन कंट्रियों की तरफ रुख कर रही थी अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसी चक्कर में ये यूरोपियन कंट्रियाँ भारत में भी आती हैं, और भारत में आने जो आती कि इनका एक ट्रिक है, ठीक है, पेड कर दे फीस। ठीक है, ये वो ट्रिक है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री हमारे भारत देश में आई। पी से सबसे पहले है पुर्तगाल। ठीक है, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। पी से है पुर्तगाल, ई से है इंग्लैंड, डी से डेनमार्क, पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डेनमार्क। कर को आप काट दे। दे से डच लोग, डच जिनको हम लोग हॉलैंड के तौर पे भी जानते हैं। एफ से फ्रांस, एफ से कौन सी कंट्री आई थी? फ्रांस।
और एस से स्वीडन। कौन सी कंट्री दोस्तों? स्वीडन। पी से है पुर्तगाल, पी से है पुर्तगाल, ठीक है। ई से है आपका इंग्लैंड, ई से है आपका इंग्लैंड। डी से है आपका डेनमार्क, डी से आपका क्या है? डेनमार्क, ठीक है। पी से बोलेंगे पुर्तगाल, ई से आपका इंग्लैंड, डी से है डेनमार्क, कर को कट कर दीजिए, डे से है डच जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, एफ से है फ्रांस और एस से है स्वीडन। तो ये कुछ यूरोपियन कंट्रियां हमारे भारत देश में आती हैं। सबसे पहली यूरोपियन कंट्रियां कौन थी? तो वो थी पुर्तगाल। उसके बाद धीरे धीरे सारी कंट्रियां आती हैं। तो क्योंकि हम इतिहास पढ़ नहीं रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, तो बाकी कंट्रियों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको थोड़ा इंग्लैंड के बारे में डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो आप लोग ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी, ठीक है, इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नाम से भी जानते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी हमारे यहाँ रूल कर रही थी, यही कंपनी हमारे यहाँ बिजनेस कर रही थी ब्रिटेन से। होता क्या है कि 1599 में इस कंपनी का फॉर्मेशन होता है मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर के नाम से। इस कंपनी का पहले क्या नाम था? मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स, ठीक है। मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स के तौर पे इस कंपनी का नाम 1599 में, ठीक है, 1599 में इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या होता है कि क्वीन से ये लोग परमिशन लेके भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं और फाइनली 31 दिसंबर 1600 में ये हमारे भारत में क्या होते हैं? एंट्री करते हैं बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो अभी तक क्वीन ने इनको 10 साल का चार्टर दिया था कि आप जाइए 10 साल वहाँ पे भारत में क्या करिए? व्यापार करिए, बिजनेस करिए। लेकिन 1609 में जो राजा रहते हैं जेम्स प्रथम, इन्होंने क्या किया कि इस कंपनी को अनिश्चित काल यानी कि लाइफ टाइम पीरियड तक परमिशन दे दिया कि आप भारत कंट्री में क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब आप खुद का सिस्टम तैयार करते हो, खुद का नियम बनाते हो, तो आप राजा होते हो, आप मालिक होते हो। लेकिन जब कोई दूसरा उस नियम को तैयार करता है, दूसरा जब उस नियम को बनाता है, तो क्या हो जाते हैं? हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो जब ये लोग हमारे देश में व्यापार करने आए सॉरी जब ये लोग हमारे देश में व्यापार करने आए, हमारे देश में बिजनेस करने आए, तो इन्होंने हमारे देश की जब स्थिति को देखा, भापा कि कैसे हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक गद्दी के लिए, एक सिंहासन के लिए लोग अपने को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया, हम फूट डालो और राज्य करो की रणनीति इन्होंने अपनाई और हमारे देश पे धीरे धीरे रूल करना शुरू किया। तो जो खासकर एक दो युद्ध आपको देखने को मिलता है, कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, जो आप 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो 1764 में हुई थी। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये कुछ लड़ाइयाँ ऐसी मेन लड़ाइयाँ थी जिसको जीतने के बाद से पूरी तरीके से ब्रिटेन की ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत पे हावी हो जाती है और इसका एक छत्र जो है राज हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ से 1773 से लेके जब तक हम लोग 1857 तक जो क्रांतिकारी हुई जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, जो बहुत ही फेमस रिवोल्यूशन के तौर पे हमारे भारत देश में उसको जाना जाता है। तो इस टाइम पीरियड तक इस कंपनी का रूल था। उसके बाद से आप देखेंगे तो 1857 से लेके 1947 तक जो है वो ब्रिटेन का रूल हो जाता है, यानी क्वीन का रूल हो जाता है। तो ये दो टाइम पीरियड है अंग्रेजों का हमारे भारत देश की सफर में। अब यहाँ से कहानी क्या शुरुआत होती है कि आप कहोगे कि सर इसमें पॉलिटी लेक्चर चल रहा था, आपने इसमें इतिहास क्यों जोड़ दिया? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कुछ हमें समझना पड़ेगा कि इस पॉलिटी की हमें ज़रूरत क्यों है, इस राजनीति की हमें ज़रूरत क्यों है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है। सॉरी, मैं यहाँ पे वो राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ जो अलग हट के राजनीति होती है, मैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की राजनीति की बात कर रहा हूँ। तो संविधान की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, उसको जानने के लिए पीछे का फ्लैशबैक की कहानी आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है।
अभी देखिए, अगर किसी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, किसी देश में अगर संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स टू रन अ कंट्री, एक नियमों का आप कह सकते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, जीवित दस्तावेज होता है, जिसके हिसाब से कंट्री में रूल किया जाता है, कंट्री रन करती है, वही होता है संविधान। तो उस संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना जरूरी है। यानी कि संविधान तो ठीक है, लेकिन संविधान कहाँ बनेगा, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना जरूरी है, यानी संविधान सभा। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना जरूरी है, यानी एक संविधान सभा होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम संविधान सॉरी, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, तो मेरे आवाज़ से भी आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा, इग्नोर करिएगा। लेक्चर पे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले जरूरी है, जब संविधान सभा बनेगी तभी तो आप वहाँ पे बैठ के संविधान बनाएंगे, नहीं तो कहाँ संविधान तैयार करेंगे। तो संविधान सभा बनाने के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहला जो संविधान सभा बना था वो किस कंट्री का था, यूएसए का, 1787 में फिलाडेल्फिया जगह पे यूएसए की संविधान सभा की स्थापना की जाती है। और पहला देश है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार किया था, अमेरिका था। फिर आप देखते हैं 1789 में फ्रांस की द नेशनल असेंबली, फ्रांस में भी ठीक है द नेशनल असेंबली, इसका भी संविधान बन के तैयार होता है, संविधान सभा इसकी भी बन के तैयार होती है। तो संविधान सभा के बारे में जो सबसे पहला जो आइडिया, विचार जिसके मन में आया था, वो व्यक्ति थे इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन, इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे हेनरी मैन। इनके दिमाग में सबसे पहले विचार आया था कि संविधान सभा के बारे में। और आप देखेंगे सबसे पहला जो संविधान सभा है वो अमेरिका का बना था और उसके बाद से फ्रांस का बना था। तो इसी के हिसाब से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी संविधान सभा की डिमांड की जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की जा रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड भारत में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड आप कह सकते हो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड भारत में शुरुआत कहाँ से हुई, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसकी शुरुआत की थी, संविधान सभा की डिमांड की थी कि हमारे भारत देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रखा जाए। ठीक है, आपको पता है कि हर साल हमारे भारत देश में जब 1885 में हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और हर साल कांग्रेस की मीटिंग होती थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्वराज विधेयक में, स्वराज बिल में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की। फिर क्या होता है कि 1980 में, तो देखिए ये जो डिमांड थी ना, ये अनऑफिशियल डिमांड थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो डिमांड थी ये अनऑफिशियल यानी औपचारिक डिमांड थी, यानी कहीं लिखित डिमांड नहीं थी, ऐसे अनऑफिशियल मांग की गई थी। 1918 में इसी कांग्रेस की मीटिंग में इन्होंने क्या, बाल गंगाधर तिलक साहब ने नहीं, कांग्रेस के लोगों ने डिमांड की, सेल्फ एक्सप्रेशन की डिमांड की। किसकी डिमांड की? सेल्फ एक्सप्रेशन की, कि भैया हमको अपना विचार रखने का छूट दिया जाए, लेकिन इस डिमांड को भी डिनाई कर दिया गया। आपको पता होगा कि फिर 1919 का एक्ट आया, ठीक है, 1919 का एक्ट आया और इस 1919 के एक्ट में ब्रिटेन ने बोला कि भारत के संविधान सभा का डिमांड पूरा किया जाएगा, भारत में पार्लियामेंट बनेगा, लेकिन वो पार्लियामेंट कौन बनाएगा? ब्रिटेन गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया? टोटली डिनाई कर दिया। सबसे पहला 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने, फिर 1918 में कांग्रेस ने सेल्फ एक्सप्रेशन की डिमांड की, 1919 में ब्रिटेन ने बोला कि हम ठीक है संविधान सभा बनाएंगे, बट जो भारत का संविधान सभा बनेगा वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, तो हम लोगों ने इसको डिनाई कर दिया। अब देखिए क्या होता है कहानी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी ठीक है, इनकी एक पुस्तक, एक रचना बुक आती थी यंग इंडिया, इस यंग इंडिया में भी इन्होंने क्या किया था? ये डिमांड रखी थी कि भैया भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए, लेकिन इसको भी डिनाई कर दिया गया। अब देखिए 1924 में मोतीलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने भी
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में क्या की थी, आप कह सकते हो संविधान सभा की डिमांड की थी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, बट इसको भी क्या किया गया, डिनाई कर दिया गया। 1934 में पहली बार एक व्यक्ति थे एमएन रॉय, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने पहली ऑफिशियली, देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा, पहली ऑफिशियली पहली ऑफिशियल यानी लिखित मांग किस व्यक्ति ने की थी, तो मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने की थी ईयर 1934 में। इनकी एक बुक है, उस समय ये जेल में थे, द स्पिरिट ऑफ जेल डायरी। उस बुक के थ्रू हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि पहली लिखित मांग अगर संविधान सभा की किसी ने की थी तो 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने की थी। ठीक है, आप देखेंगे 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी, ठीक है, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में, किस न्यूज़पेपर में, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, इस न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में भी इन्होंने संविधान सभा की मांग की, ऑफिशियली मांग की थी, ये भी एक लिखित मांग थी। और एक और इन्होंने डिमांड की थी, और वो डिमांड थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, यानी मताधिकार की बात की थी। किसने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा बनाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, संविधान लिखने से पहले एक संविधान सभा होना चाहिए। और आप देख रहे हैं ईयर द ईयर, साल दर साल कोई ना कोई इसकी डिमांड रख रहा है। फाइनली जब आप देखोगे कि 1940 में जब वर्ल्ड वार शुरू होता है तो भारत में क्रिप्स प्लान आता है, ठीक है, क्रिप्स प्लान। और इस क्रिप्स प्लान में भारत के संविधान सभा की बात तो की गई थी, लेकिन इस क्रिप्स प्लान को क्या होता है, भारत के उस समय के नेताओं के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। और आगे चल के जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होता है 1945 में, तो आप देखेंगे कि 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म होगा तो क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव होता है। ब्रिटेन में क्या होता है, चुनाव होता है, ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे दो नेता पीएम के दौड़ में थे। ठीक है, एक थे आपके क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है, एक आपके थे क्लीमेंट एटली थे, और एक आपके थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। जो क्लीमेंट एटली थे ये किस पार्टी से थे, ये लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। और ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। देखिए ब्रिटेन में क्या है कि दो ही पार्टियां हैं। जिस तरह अमेरिका में दो पार्टी है, जो मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति में महाभियोग कैसे आया, तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि अमेरिका में भी दो पार्टी है, वैसे ही ब्रिटेन में भी दो पार्टी है। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। तो 1945 के इलेक्शन में ब्रिटेन में पीएम पोस्ट के लिए चुनाव होता है, और इसमें आप देखते हैं कि क्लीमेंट एटली की पार्टी जो है, लेबर पार्टी जो है, चुनाव जीत जाती है। और जब क्लीमेंट एटली की पार्टी, लेबर पार्टी, चुनाव जीतती है तो इन्होंने एक हमारे देश की संविधान सभा बनाने के लिए, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी के लिए बिल पास करते हैं, और ये कहते हैं कि भारत देश को अब आज़ाद किया जाएगा, इंडिपेंडेंट किया जाएगा, और भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। समझ में आ गई बात। तो भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, क्लीमेंट एटली ने उसके लिए क्या किया, ये सारी कहानी हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो आप लोगों ने वीडियो देखा, अभी तक आपने जो लेक्चर देखा, उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या तैयारी की है। सबसे पहले तो आज के हमारा लेक्चर, आज का जो हमारा टॉपिक था, उसकी शुरुआत ही किस टॉपिक से हुई थी कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटी, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, जिसमें आपने सुकरात साहब की कहानी सुनी, जिसमें आपने प्लूटो साहब की कहानी सुनी, और अरस्तु की भी कहानी सुनी, और आपको पता चला कि एक बुक है द रिपब्लिक बुक, जो इन दोनों के कन्वर्सेशंस की बुक है, यानी इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, वो इस बुक में लिखा गया है। उसको पढ़ाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई, द एकेडमी, एथेंस में, प्लूटो साहब के द्वारा। उसमें से पढ़ के एक बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट निकले, अरस्तु, और इन्होंने द पॉलिटी नाम की एक बुक भी लिखी और एक शब्द की रचना की। इसीलिए हम लोग अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटी के तौर पे जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये समझा, फिर हम लोगों ने देखा यूरोपियन कंट्रियों के बारे में समझा, फिर हम लोग इंग्लैंड की
इंग्लैंड कैसे भारत देश में आया और हमारे देश को उसने गुलाम बना लिया। ये लड़ाई जीतने के बाद कैसे हम पूरी तरीके से इंग्लैंड के क्या कह सकते हैं गुलाम बन चुके थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड क्यों, क्योंकि अगर संविधान बनाना है, संविधान लिखना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि ये पहले ऐसे कंट्री हैं जहां संविधान सभा बना था। और भारत देश में आप देखेंगे ईयर दर ईयर 1895 में इसकी शुरुआत हुई बाल गंगाधर तिलक साहब से, अनऑफिशियली इसकी डिमांड थी। फिर 1980 में, फिर 1919 में, फिर उसके बाद से आप देखेंगे 1922, 24, 34, 38, ठीक है। और 1940 में फाइनली क्रिप्स प्लान आता है जिसको हम लोगों ने मना कर दिया। 1945 में जब चुनाव होता है, क्लीमेंट एटली जब चुनाव जीतते हैं तो देश की संविधान सभा बनाने के लिए, देश की आज़ादी की ये क्या करते हैं, मुहर लगाते हैं और अपनी टीम को, अपने कुछ लोगों को भारत में भेजते हैं संविधान सभा बनाने के लिए। तो ये जानने के लिए हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके भारत देश में संविधान सभा बना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। और मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। देखिए 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि चैनल आगे बढ़े और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।